तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक लेटेस्ट हॉरर सस्पेंस थ्रिलर सीरीज। ये सीरीज हाल ही में होइचोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। ये एक बंगाली सीरीज है। इस सीरीज का नाम है निकोश छाया और आज मैं सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने होश में नहीं थी और वो आधी रात में जंगल में आ जाती है और वहाँ उसकी नजर जाती है एक लड़की के डेड बॉडी पर जिसे बेरहमी से मार दिया गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी अचानक उसका पैर एक राक्षस पकड़ लेता है और वो जोर से चिल्लाती है। अब ये लड़की कौन है और ये राक्षस कौन है, कहानी के साथ सब कुछ पता चलेगा। अब हम मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, जिनका नाम है भादुरी, और वो पहले सीबीआई ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन वो अब ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट जैसे चीजों में स्पेशलिस्ट बन गए हैं। अब रात में वो अपने घर पर किताबें पढ़ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। उसके घर में कोई तो घुस आया था, जिसके पैर के निशान को वो फॉलो कर रहा था। वो एक कमरे में पहुंचता है और वहां पर उसे एक छोटे लड़के और एक लड़की का भूत नजर आता है, जो उस तांत्रिक से कह रहा था उस लड़की को बचाओ। अब अगले दिन हम मिलते हैं भादुरी के एक स्टूडेंट से, इसका नाम होता है मितुल। वो भादुरी के लिए छोटे मोटे काम कर देती है। फिलहाल वो एक किताब को कंपाइल कर रही थी। भादुरी उसे बताता है कि कल उसे एक लड़के और एक लड़की की आत्मा नजर आई। उन्होंने कहा उस लड़की को बचाओ, लेकिन भादुरी को कुछ समझ नहीं आया। तभी मितुल को उसका पति अमिया कॉल करता है, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, और वो अपनी पत्नी से कहता है वक्त पर दवाई खा लेना, मैं फोन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मीडिया से बात करना है। वो मीडिया से बात करता है और एक स्टेटमेंट देता है। कहता है कि 3 दिन पहले नीलगंज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से 2 डेड बॉडीज चोरी हो गई थी। मंजू जो कि 20 साल की थी और गौतम लाहिरी, उसकी उम्र 55 साल की थी। मॉर्चुरी का केयरटेकर भी घायल हो गया था और जब उसे होश आएगा तो उसे पूछताछ की जाएगी। इधर हॉस्पिटल में हम उसी केयरटेकर को देखते हैं जिसका नाम होता है बीशे। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, कहता है कि वो मुझे देख रहा है, मगर डॉक्टर तिताश आकर उसे कहती है यहाँ पर कोई भी तो नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। बीशे बोलता है कि कल मैंने उस राक्षस को देखा था। देखते हैं पिछले रात जब वो अपनी ड्यूटी में था तो वो दारू पीने लगता है, मगर उसे बहुत तेज की दुर्गंध आ रही थी, जो कि डेड बॉडी से भी ज्यादा बदबूदार थी, इसीलिए उसे उल्टी हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई तो है। वो एक डेड बॉडी को देखता है जो कि अपना सिर दूसरी तरफ कर लेती है, जिससे कि वो हैरान हो गया था। वो सामने जाता है तो उसे वहाँ पर वही राक्षस नजर आता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है। अब ये सब कुछ वो इंस्पेक्टर अमिया को बता रहा था, जो इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर दीपक उस पर चिल्लाता है, कहता है सच बता, तूने दोनों डेड बॉडी को किसको बेचा? मगर बीशे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और उस राक्षस के शरीर से जो बदबू आ रही थी वैसी खतरनाक बदबू मैंने आज तक नहीं सूंघा। तभी डॉक्टर तिताश याद करती है उस दिन को जब उनका एक दोस्त संजय बताने लगता है कि उसे भी एक ऐसा राक्षस दिखाई देता है जिसके शरीर से डेड बॉडी से भी खराब बदबू आती है। वो दिखने में तो किसी बच्चा जैसा है, लेकिन जब सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखते हैं तिताश और अमिया, वो सभी लोग दोस्त थे। तिताश इस बारे में अमिया को बताने लगती है कि 10 साल पहले भी इस बारे में हमने सुना था, लेकिन आज दोबारा हम लोग ये सुन रहे हैं। 2 लोगों की बातें इतनी मिल रही है, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अमिया तिताश से पूछता है क्या तुम इस बारे में किसी से बात की थी? तिताश कहती है नहीं, सिर्फ हम दोस्तों को ही तो पता था। अमिया उसे कहता है संजय से बात करने के लिए, पूछने के लिए कि उसने इस बारे में किसी को बताया था क्या। तिताश बोलती है कि वो इस बारे में किसी को बताता नहीं, बस उसने थेरेपिस्ट को जरूर बताया होगा। फिर कहानी आती है बेंगलुरु में और हम संजय को देखते हैं जो अपने थेरेपिस्ट से मिलने के लिए आया होता है, और वो अपने दोस्त सुप्रतिम के इस दुनिया से चले जाने को लेकर काफी दुखी था। कहता है कि वो नाटा राक्षस जिसका नाम गेनू है, वो 1 हफ्ते से उसे दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, और उस स्मेल का क्या? तो वो कहता है स्मेल भी नहीं आ रही। डॉक्टर कहती है ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब तुम जाकर गायत्री को कॉल करना, क्योंकि तुमने उससे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि तुम्हें लगा कि गेनू सुप्रतिम की तरह उसे भी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब वो तुम्हारे पास है नहीं, तो डर किस बात की, अब खुल के जियो। इंस्पेक्टर दीपक अपनी बेटी बोन्या को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, तो वो उसे मैसेज भेजता है, कहता है कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा और तुम भी रिटर्न में कॉल ही नहीं कर रही। मैंने तुमसे कहा था ना अपने टीचर का नंबर देने के लिए, और तुम अपने दोस्तों का नंबर भी मुझे भेजो, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हो। दरअसल दीपक की बेटी बोन्ना एक कॉलेज ट्रिप के लिए गई थी, लेकिन ट्रिप में जाने के बाद उसकी बेटी कॉल ही नहीं उठा रही। इधर तांत्रिक भादुरी माँ काली का पूजा कर रहा था, और वो माँ से पूछता है कि आखिर वो बच्चे किसकी मदद करने के लिए बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, मेरी मदद करो माँ। फिर देखते हैं कि इंस्पेक्टर अमिया
भादुरी से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है उस क्रिएचर मतलब कि उस राक्षस के बारे में जिससे डेड बॉडी से भी बदतर बदबू आती है। मितुल बताती है 10 साल पुराना एक सुंदरबन केस के बारे में। कुछ लोगों ने पिशाच को बुलाया था। पिशाच के आते ही शमशान से डेड बॉडीज गायब होने लगी। पहले तो जानवरों के बॉडीज गायब होने लगे और इसके बाद इंसानों के बॉडीज भी गायब होने लगी। तीताश ये सब कुछ सुनकर हैरान थी, मगर भादुरी उन्हें बताता है कि पिशाच ही ऐसा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा होगा, नहीं तो पिशाच मुर्दा घर में से सारे बॉडीज को ले जाकर खा डालता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो डेड बॉडी को लेकर गया। सवाल ये है कहाँ? भादुरी अमिया से कहता है कि शहर में जहाँ जहाँ डेड बॉडीज रखी हुई है, जैसे मुर्दा घर, हॉस्पिटल, शमशान, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दो और मुझे संजय से बात करनी है। मगर अमिया कहता है कि वो संजय के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तीताश बोलती है कि मैं उसे कॉल करूंगी। फ्लैशबैक में देखते हैं संजय अपने दोस्तों को बता रहा था कि वो शैडो मुझे हर जगह फॉलो करता है। कहता है वो अभी भी मेरे पीछे ही है, लेकिन उसका एक दोस्त सुप्रतिम उस पर यकीन नहीं कर रहा था। कहता है कि संजय बस कहानी बना रहा है और सुप्रतिम हंसते जा रहा था और वो बिल्डिंग के एकदम किनारे में जाकर खड़ा हो जाता है और सिगरेट पीने लगता है। तभी सभी को बदबू आने लगती है। संजय सुप्रतिम से कहता है किनारे से हट जाने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी अचानक सुप्रतिम ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है और उसी हादसे के बाद से अमिया संजय से कभी मिला भी नहीं। रात में भादुरी अपने कमरे में होता है और उसकी खिड़की में से एक कौवा टकरा जाता है और गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसे जंगल में पकड़ के लाया जाता है जहाँ पर तंत्र विद्या हो रहा था और वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज भी होती है। फिर वहाँ पर एक शैतान तांत्रिक आता है और उस लड़की से कहता है क्या तुम मुझे अपना खून दोगी? इधर हम एक मुर्दा घर में काम करने वाले आदमी को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। तभी अचानक उसे अंधेरे रास्ते के बीच में वही पिशाच गेनू बैठा हुआ दिखता है। अंधेरे में वो आदमी क्रिएचर को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, तो वो उसे चिल्लाकर कहता है अरे रास्ते से हट, लेकिन वो राक्षस उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तीताश अगली सुबह अपने पति पल्लव से बात कर रही थी, जो भी उसे समझाने लगता है कि तुझे कुछ दिनों के लिए अमिया और मितुल के साथ जाकर रहना चाहिए, अकेले रहना सेफ नहीं होगा। लेकिन वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। कि तभी उसके घर पर संजय पहुंच जाता है और उसे पूछता है क्या तूने गेनू को देखा? और वो उसे पूछने लगता है कि यहाँ कुछ हुआ है क्या, सब कुछ ठीक तो है? तीताश कहती है बस एक केस आया है और उसी के बारे में तुझसे बात करनी थी। लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो संजय से कहती है कि मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना होगा, तुम फिलहाल यहीं आराम करो और फ्रिज में खाना रखा हुआ है, खा लेना। मितुल अपने पति अमिया को देखती है जो थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि न्यूज़पेपर में उसका स्टेटमेंट पब्लिश हुआ था जो कि थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर लिख दिया गया था। मितुल उसे कहती है खाना खाने और इन सब बातों पर ध्यान न देने। अमिया उसे माफी मांगता है क्योंकि वो अपना सेकंड हनीमून कैंसिल कर दिया। वो कहती है कोई बात नहीं। फिर वहाँ इंस्पेक्टर दीपक आता है और वो भी टेंशन में लग रहा था। बताने लगता है कि उसकी बेटी बोन्ना कॉलेज ट्रिप में गई थी, लेकिन वो एक बार भी कॉल नहीं की। इधर हॉस्पिटल में तीताश उसी मुर्दा घर वाले आदमी से मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी। वो कहने लगता है मैंने कोई मारपीट नहीं की, बल्कि मैंने एक राक्षस को देखा और वो छोटे हाइट का था और वो डेड बॉडी चोरी करने के लिए आया था। देखते हैं पिछली रात वो राक्षस उस आदमी पर हमला कर देता है और उसके बाद वो डेड बॉडी को ले जाने से पहले राक्षस वहां पर प्रे करने लगता है। भादुरी अमिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हें जंगल में जाना होगा और अकेले मत जाना, टीम लेकर जाना, क्योंकि भादुरी को लगता है कि जंगल में कोई तो तांत्रिक है जो इन डेड बॉडीज की मदद से कोई तंत्र क्रिया कर रहा है और ये जो राक्षस है उसे वो तांत्रिक ही कंट्रोल कर रहा है। जंगल में अमिया को आवाज सुनाई देने लगती है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे वहां पर एक डेड बॉडी नजर आता है और ऐसा लगता है वहां पर कोई तंत्र साधना किया गया था। इसलिए वो भादुरी को कॉल करता है, कहता है हमें आपकी मदद चाहिए। संजय जब तीताश के घर पे होता है तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे कि वो डर जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई भी नहीं था, जिससे कि वो और भी ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ तीताश आ जाती है और संजय को इतना डरा हुआ देखकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें दवाई देती हूँ, उसके बाद तुम रिलैक्स फील करोगे। जंगल में तंत्र साधना वाले जगह पर भादुरी पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब किसी तांत्रिक नहीं किया है और वो सभी से कह देता है कि मेरे कुछ करने से पहले कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अमिया के सीनियर उस पर बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं कि डेड बॉडीज गायब हो रही है और तुम मीडिया को इस बारे में क्या बताओगे, और ये सब में भादुरी की मदद लेने की क्या जरूरत है, वो तो हमारे डिपार्टमेंट में से भी नहीं है। तुम लोगों ने इस केस को सर्कस बना दिया है, जरूर ये सब किसी जंगली जानवर ने किया होगा। जरूरत पड़े तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद लो और एक बात समझ लो, इन भूत प्रेत के पीछे मत जाओ, केस क्लोज करो। दीपक जब अपने घर जाता है तो देखता है उसकी बेटी अभी भी वापस घर नहीं लौटी थी और जब वो फोन करता है तो पता चलता है कि बोन्या के सारे दोस्त घर वापस आ गए थे। स्कूल वालों से पता चलता है कि उसकी बेटी बोन्या
कॉलेज ट्रिप के लिए गई नहीं थी, जिससे कि दीपक का होश उड़ जाता है। इसलिए वो अमिया की मदद लेता है और भादुरी की भी, और वो सभी लोग दीपक की मदद करते हैं। भादुरी माँ काली की पूजा कर रहे थे और माँ की मदद से उन्हें पता चलता है कि बोन्ना उस राक्षस के कब्जे में है। फिर वो सभी को बताते हैं कि वो लड़की ठीक है, लेकिन वो उस राक्षस के कब्जे में है, हमें एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। वो संजय से पूछते हैं गेनू के बारे में, तो वो बताने लगता है कि वो राक्षस को उसके मामा कंट्रोल करते थे और उसी राक्षस ने सुप्रतिम को मार डाला था। फिर वो कहने लगता है मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके बारे में बात करने से लोगों को नुकसान पहुंचती है। इसीलिए भादुरी उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे सिगरेट पिलाता है और उससे उस राक्षस के बारे में पूछता है। कहता है तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो बताता है अपने छोटे मामा के बारे में जिनका नाम है भानु। भादुरी उसे पूछता है भानु का नाम सुनकर तुम्हें क्या याद आता है। देखते हैं जब संजय छोटा था तो उसने अपने मामा भानु को देखा था अपने ही बच्चों को जान से मारते हुए। वो कहने लगता है मेरे मामा इंसानों की बलि चढ़ाते थे, मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा कोई नहीं था, सिर्फ मेरे ये मामा ही थे, मैं उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन पहली रात में ही संजय ने अपने मामा को देखा अपने ही बेटे और बेटी को गला घोटकर मारते हुए, और उसके बाद उसके मामा भानु तंत्र साधना करने लगते हैं। इसी बीच उसकी मामी आती है और वो संजय से कहती है कि तुझे यहाँ से भाग जाना होगा, अपनी जान बचा ले, यहाँ से सीधा भाग जा, जंगल से होते हुए तू मेन रास्ते तक पहुंच जाएगा, वहां से लेफ्ट लेना, वहां तुझे पुलिस स्टेशन मिलेगी, तुझे वहां तक पहुंचना ही होगा, तभी हम लोग बच पाएंगे। लेकिन जब वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था तभी जंगल में उसे वो राक्षस गेनू मिल जाता है, जो संजय से कहता है इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। अगले सीन में देखते हैं कि संजय भाग नहीं पाया था और वो अपने मामा भानु के साथ ही रह रहा था। भानु संजय से कहने लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा के आत्मा के शांति के लिए मैं एक महापूजा करने वाला हूँ और तुम्हें बस मेरे साथ 1 साल के लिए ही रहना है, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। यहाँ पता चलता है कि उस वक्त संजय 10 साल का था और 1 साल के बाद मतलब जब वो 11 साल का हो जाता तब भानु संजय की भी बलि चढ़ा देता। इसीलिए वो संजय से कह रहा था कि 1 साल के बाद वो उसे आजाद कर देगा। दीपक मितुल से आकर पूछता है कि मेरी बेटी आपको दीदी मानती थी, अगर बोन्ना ने आपको कुछ भी बताया हो तो प्लीज बताइए। मितुल बताने लगती है कि बोन्ना अपने दोस्त के पार्टी में एक लड़के से मिली थी, इसलिए दीपक और अमिया बोन्ना के दोस्त से मिलने के लिए चले जाते हैं। संजय भादुरी को बताता है अपनी कहानी, कहता है कि कुछ दिन गुजर गए और एक दोपहर खाना खाने के बाद मामी संजय से कहती है कि आज रात मैं तेरे लिए दरवाजा खोल कर रखूंगी, जब तेरे मामा तंत्र विद्या कर होंगे तभी तू यहाँ से भाग जाना, तुझे रास्ता याद है ना। इधर जैसे ही रात होती है संजय देखता है कि वो राक्षस गेनू डेड बॉडीज खा रहा था और ये मौका देखकर वो जंगल की तरफ भागता है और अब उसे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं मिलती और वो सुबह होते ही पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है और इस तरह संजय मामा से अपनी जान बचा लेता है। अमिया और दीपक सोमाली नाम के लड़की से मिलते हैं जो कि बोन्ना की दोस्त है और उसी से उन्हें पता चलता है सुदेव के बारे में, जो कि बोन्ना का स्पेशल दोस्त है। वो 3rd ईयर का कॉमर्स स्टूडेंट है। वो लोग सुदेव से मिलने के लिए जाते हैं और अमिया उसे पूछता है कि जिस दिन कॉलेज ट्रिप था बोन्ना की तबीयत खराब हो गई थी और तुम उसे वापस घर लेकर आ रहे थे, क्या हुआ था। ये सुनते ही सुदेव भागने लगता है मगर आखिर में वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। संजय भादुरी को आगे बताता है कि जब तक मैं पुलिस को सब कुछ बताता मेरे मामा ने मामी को मार डाला था, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। पुलिस को वहाँ पर मामी की बॉडी मिली और भी बहुत सारी बॉडीज थी, 2 बच्चे भी थे, वो मेरे भाई बहन थे। तब भादुरी को समझ आता है कि जो उसे लड़का और लड़की की आत्मा नजर आई थी वो यही थे, संजय के भाई बहन। इधर पुलिस स्टेशन में सुदेव को बहुत पीटा जाता है और वो आगे बताता है एक लड़के के बारे में जो है पलटन, जो कॉलेज में गांजा सप्लाई करता था और वो सुदेव को बुली करता था और पलटन उसे एक दिन ले गया किसी के पास क्योंकि सुदेव को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब वो हकलाता था। देखते हैं पलटन सुदेव को एक लड़के के पास लेकर जाता है जो काफी भयानक दिख रहा था और वो सुदेव से कहता है कि तेरे हकलाने के प्रॉब्लम को मैं ठीक कर दूंगा, बस बदले में मुझे एक लड़की चाहिए। वो लड़का असली में भानु के लिए काम करता था। वो भानु को आकर बताता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट मिला है, वो हमें ऐसी लड़की लाकर देगा जिसकी पीरियड्स चल रही है। भानु खुश होता है और वो उस लड़के को एक ताबीज देता है। इधर भादुरी नेपाल में एक डॉक्टर नंदी को कॉल लगाता है और उनसे पूछता है कि आप तंत्र साधना पर रिसर्च कर रहे हैं ना, कहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर नंदी कहते हैं हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। भादुरी उनसे भानु चक्रवर्ती के बारे में पूछते हैं, क्या आप भानु को पहचानते हैं। डॉक्टर नंदी बताते हैं कि भानु तो शव साधना करता था, वैसे अब भानु के बारे में क्यों पूछ रहे हैं।
बहादुरी कहता है एक पर्सनल केस आ गया है और वैसे भी कुछ दिन के बाद ब्लड मून है तो चिंता हो रही है। तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे का डोर नॉब अचानक से हिलने लगता है। जब वो डोर नॉब को छूने की कोशिश करता है तो वो काफी गर्म था, लेकिन उसका नौकर आता है और दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। उसे कुछ भी नहीं होता और तभी बहादुरी को भानु की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? इसके बाद फ्लैशबैक देखते हैं कि सोमालिया के घर पे बर्थडे पार्टी चल रहा था जहाँ पर सुदेव भी आया होता है और उसकी नजर बोन्या पड़ जाती है जो अपनी दोस्त सोनाली से पैड मांग रही थी। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि पहले तुझे ड्रिंक करना होगा, उसके बाद मैं तुझे पैड दूंगी। फिर वो सुदेव को देखती है जो अकेले कोने में खाना खा रहा था और सुदेव चुपके से भानु का दिया हुआ ताबीज बोन्ना के बैग में रख देता है और उसके बाद होता यह है कि भानु बोन्ना को कंट्रोल करने लगता है। इधर प्रेजेंट में बहादुरी अपनी पोती अपोला से बात कर रहा था और उसे कहने लगता है कि कुछ दिन पहले एक कौवा उसके खिड़की से टकरा गया था और कल रात डोर नॉब गर्म हो गया था और ये दोनों कनेक्टेड है, जैसे कि कोई उसे ताना मार रहा हो और जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब सभी लोग बहादुरी के घर पर पहुंचते हैं तो संजय ने उसे जो कुछ भी बताया था बहादुरी सभी को बता देता है कि भानु डेड बॉडीज के साथ रिचुअल करता है और उसने अपने दोनों बच्चों को मार डाला था और 1 साल के बाद वो संजय को भी मार देने वाला था, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भाग आया। भानु ये सब कर रहा था और शक्तिशाली बनने के लिए और दीपक से कहता है थोड़ा बाहर जाने, लेकिन दीपक कहता है मेरा रहना तो जरूरी है क्योंकि ये केस तो मेरी बेटी से जुड़ा हुआ है। बहादुरी कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो आगे बताता है कि कुंवारी लड़की जिसका पीरियड्स चल रहा है उसका खून किसी तांत्रिक के लिए बहुमूल्य होता है और उसी खून के लिए उन्होंने बोन्ना को किडनैप किया। 2 दिन के बाद ब्लड मून है और उस रात भानु बोन्ना की शादी गेनू से करवा देगा और उसके बाद दोनों का मिलन होगा और उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा वही बोन्ना को मारकर भानु को अमर बनाएगा। और ये सबसे मितुल अंदर से हिल चुकी थी और वो सोचने लगती है कि पता नहीं उस लड़की की हालत कैसी होगी, क्या हम लोग उसे बचा पाएंगे। वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अमिया वादा करता है कि हमारे पास 2 दिन है और हम उसे बचा लेंगे। देखते हैं कि एक कौवा उन पर नजर रखा हुआ था। सुप्रतिम के मरने के बाद से अमिया संजय से बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन संजय की कहानी सुनने के बाद वो संजय से माफी मांगता है क्योंकि सुप्रतिम के मरने में संजय का कोई दोष नहीं था और संजय उसे गले लगा लेता है। रात के समय बहादुरी देखता है कि उसका नौकर एक डरावना सा गाना गुनगुना रहा था, लेकिन असली में उस नौकर को भानु ने अपने वश में कर लिया था। बहादुरी अपने नौकर को भानु के वश से आजाद कर देता है और उसे कहता है पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने। इधर पुलिस स्टेशन में पलटन पकड़ा गया था। अमिया उसे पीटता है और उसे गेनू के बारे में पूछता है वो कहाँ मिलेगा। पलटन कहता है मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। इधर घर पर संजय अपनी मामी के भूत को देखता है जो संजय से कह रही थी कि तेरा मामा मुझे बहुत पीटता था लेकिन तू तो मुझे छोड़कर ही चला गया। बहादुरी से कॉल कर रहा था मगर उसकी मामी उसे कह रही थी तेरे जाने के बाद वो मुझे पीटने लगे और वो तुझे ढूंढ रहे थे और आखिर में तेरे मामा ने मुझे मार डाला। देख ये क्या हाल किया तेरे मामा ने। संजय को ये सब भानु दिखा रहा था। इधर भानु डर के मारे छत में आ जाता है और उसकी मामी उसे पूछती है कि तू मुझे याद करता तो है, मैं तेरी मामी हूँ, याद है। फिर वो संजय के करीब जाने लगती है और डर के मारे संजय छत से नीचे गिर जाता है। अगले दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। बहादुरी अपनी पोती अपोला से बात कर रहा था। कहने लगता है कि भानु मेरा ही इंतजार कर रहा है, लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश की, उसका चेहरा मुझे नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे देख पा रहा है और ये मुझे पता है मगर ऐसा कोई मिल जाए जो भानु को पहचानता है तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। भानु मितुल से पूछता है उस लड़के के बारे में कुछ पता चला जिससे पलटन मिलता था, वो लड़का जो डायरेक्ट भानु से मिलता था। अमिया पलटन की मदद लेकर पहुंचता है उस लड़के को ढूंढने के लिए उसी जंगल में और इधर बहादुरी पूजा करने के लिए बैठता है। अमिया जंगल की तरफ किसी को भागते हुए देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है कि तभी वो लड़का जिसे वो लोग पकड़ने के लिए आए थे वो अमिया पर हमला कर देता है और अमिया उसे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे हमने जंगल में देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि बोन्ना थी, दीपक की बेटी, और वो भानु के कैद में होती है और वो खुद को खत्म कर लेना चाहती थी मगर भानु अंदर आता है और उसे बताता है कि मैं एक लड़के को बहुत प्यार करता था और वो मुझे बहुत मानता भी था और वो डेड बॉडीज में से चीजें चुराता था, इसीलिए गुस्से में गांव वालों ने उसे जिंदा जला देना चाहते थे। मैंने उसे बचाया लेकिन आज उसे मरना होगा ताकि तू ये पूजा संपन्न कर पाए। एक रात की बात है, महापूजा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद तेरी छुट्टी हो जाएगी। भानु उसी लड़के के बारे में बात कर रहा था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। बहादुरी उस लड़के से मिलता है मगर वो लड़का बहादुरी से कहता है कि मैं आपको अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बहादुरी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे उसका नाम पूछता है। कहता है मेरा नाम गोबोर है। तभी भानु अपनी शक्ति से गोबोर को मारने लगता है। वो एक काला जादू वाला गुड़िया बनाया था जिसमें वो चाकू घुसा देता है
जिससे कि गोबोर मर जाता है। गोबोर के साथ लड़ाई मारपीट में अमिया थोड़ा बहुत घायल हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट था। मितुल उसे मिलने के लिए आती है क्योंकि वो अपने पति के लिए बहुत परेशान थी और कहती है कि तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए। इधर सीनियर ऑफिसर दीपक को डांटते हैं कि आखिर इस केस में तुम लोग बहादुरी को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो, उसे इस केस के बारे में कोई जानकारी मत देना। इसके बाद सभी लोग बहादुरी के घर पे होते हैं और बहादुरी काफी टेंशन में था क्योंकि वो गोबोर को बचा नहीं पाया, लेकिन वो बोन्ना को बचा कर रहेगा। कहता है भानु प्रूव करना चाहता है कि वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। फिर वो वहां से जाने लगता है और वो सभी को समझा देता है कि भानु तुम लोगों को भी डराने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम लोग समझ जाना कि तुम्हारे सामने जो कोई भी होगा वो तुम्हारा भ्रम होगा। मितुल उसे पूछती है वैसे आप जा कर रहे हैं। बहादुरी कहता है शमशान। वो वहाँ बॉडी जलाने वाले लड़के से मिलता है और उसे कहता है कि आज रात मैं पूजा में बैठने वाला हूँ, क्या तुम मुझे कुछ सामग्री लाकर दे सकते हो। यहाँ भानु बोन्या से कहता है कि आज तुम मुझे कन्यादान करने की इजाजत दोगी। वो सिर हिलाकर हाँ कहती है। वो उसे कहता है आज रात यही पहनना। तीताश जब अपने पति पल्लव से बात कर रही थी तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और वो डर जाती है और वो बहादुरी के बात को याद करती है जिसने कहा था हो सकता है भानु तुम्हें डराने की कोशिश करे, लेकिन ये तो बस उसकी नौकरानी थी। इधर रात के समय बहादुरी पूजा में बैठता है और वो माँ काली से प्रार्थना करता है कि मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता भानु कौन है और वो कितना शक्तिशाली है। तभी वो सुनता है उसकी पोती वापस आ गई थी। बहादुरी अपोला को डांटने लगता है, कहता है मैंने कहा था ना इस वक्त वापस मत आना, तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। तो वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप हो ना यहाँ। फिर वो भानु के बारे में पूछने लगती है तो बहादुरी उसे बताता है लगता है मुझे खुद जंगल जाना होगा और भानु ने जो अपने चारों तरफ कवच बनाया है मुझे उसे खुद तोड़ना पड़ेगा। अपोला का चेहरा अचानक से भयानक रूप ले लेता है और वो बहादुरी से कहती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दूं तो क्या करोगे तुम। इधर जंगल में भानु महापूजा शुरू कर चुका था। गेनू से पूछता है अगर बहादुरी आ गया तो क्या करोगे, मगर भानु कहता है वो अपने घर से बाहर निकल भी नहीं पाएगा और कोई भी शादी को रोक नहीं सकता। शादी हो जाने के बाद मैं खुद उसे मिलने के लिए जाऊंगा। अपोला खुद का गला काट लेती है और वो चाकू से खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। बहादुरी उसके सिर पे हाथ रखता है जिससे कि वो वहां से गायब हो जाती है। मतलब कि ये सब कुछ एक भ्रम था। वो अपनी पोती को कॉल करता है तो पता चलता है कि अपोला बिल्कुल ठीक है। बहादुरी शमशान पहुंचकर पूजा शुरू कर देता है और महापूजा में भानु के सामने शादी के जोड़े में बोन्ना आकर बैठ जाती है और उसकी शादी राक्षस गेनू से होने वाली थी। दूसरी तरफ पुलिस जंगल तक के लिए निकल चुकी थी। भानु बोन्ना और गेनू की शादी कराने लगता है और देखते हैं कि चांद खून की तरह लाल हो चुका था। पुलिस जंगल तक पहुंच चुकी थी। बहादुरी सभी को समझाकर अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो दीपक से कहता है यहीं रुकने के लिए, नहीं तो वो अपनी बेटी को देखकर कमजोर पड़ जाएगा। तीताश मितुल के साथ बहादुरी के घर पर ही होती है कि तभी वहां पर बिजली चली जाती है। इधर बहादुरी और पूरी पुलिस फोर्स जंगल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर भानु अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है वो लोग अंदर ना आ पाए। तीताश को उसका पति पल्लव कॉल करता है और कहता है कि बहादुरी सर का डोर बेल बज ही नहीं रहा, मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ। कहता है दरवाजा खोलने। मितुल उसे कहती है जब तक बहादुरी और बाकी लोग लौट नहीं आते हम दरवाजा नहीं खोल सकते। तीताश कहती है वो मेरा पति है, तुम क्या कह रही हो। मितुल उसे समझाती है वो पल्लव नहीं है। तभी बाहर से कोई दरवाजा पटकने लगता है जिससे कि वो दोनों डरने लगते हैं। जंगल में अमिया और बाकियों को तीताश की आवाज सुना देने लगती है जो उनसे कहने लगती है कि तुम लोगों ने मेरे पति पल्लव को नहीं बचाया, आखिर क्यों। मगर बहादुरी उन सबको समझा देता है डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये सब बस उन लोगों की चाल है और पीछे मत देखना, बस मेरे साथ चलते रहो। इधर दरवाजा पटकना बंद हो जाता है और घर की बिजली वापस आ जाती है। देखते हैं ब्लड मून बादलों के पीछे छुप जाता है और ये देखकर भानु गुस्सा हो जाता है और गेनू से कहता है लड़की को सिंदूर लगाने, हमें जल्दी से पूजा खत्म करना होगा। अब जैसे ही भानु की शक्तियां कमजोर होने लगती है बहादुरी गेनू का हाथ को जला देता है और वो भानु को भी परेशान करने लगता है। गुस्से में आकर वो बोन्या का गला दबाने लगता है। हर जगह तेज हवाएं चलने लगती है और बहादुरी अपने शक्ति से भानु को उठाकर फेंक देता है। आखिर में दोनों आमने सामने आते हैं और बहादुरी भानु का चेहरा देखता है, लेकिन धुएं के क्लियर होते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था। वो सभी पूजा वाले जगह तक पहुँच गए थे और वहाँ उन्हें बोन्या मिल जाती है जो जिंदा थी। अमिया जंगल की तरफ जाता है भानु को पकड़ने के लिए, मगर बहादुरी मना करता है, कहता है तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे, वो कोई मामूली तांत्रिक नहीं है, वो अलग है। यहाँ देखते हैं भानु असली में बहादुरी का शिष्य था और बहादुरी ने उसे शव साधना करते हुए पकड़ लिया था। कहता है कि मैंने सोचा था तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो तो तुम महागुरु बनोगे, लेकिन तुम तो शैतान बन चुके हो, तुम शव साधना करते हो और उनका मांस खाते हो। बहादुरी उसे कह देता है कि तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते,
तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले भानु भादुरी से आशीर्वाद लेता है, मगर भादुरी पीछे हट जाता है। जाने से पहले भानु कहता है, गुरुजी मैं वापस लौटूंगा। अब ये जानकर अमिया भी हैरान हो गया था। तभी उसे उसकी पत्नी मितुल का कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ से भानु बात कर रहा था और कहता है कि मैं आपका फेवरेट स्टूडेंट था ना, लेकिन मैं अब आपकी फेवरेट स्टूडेंट मितुल को लेकर जा रहा हूँ। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। मितुल जो अपने होश में नहीं थी, वो अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है और इसी के साथ निकोश छाया सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।